पाकिस्तान जिंदाबाद कहें तो ये हिंदुस्तान में चलने वाला नहीं, ये मोदी जी की सरकार है भैया। यहाँ पे भारत में रहना तो वंदे मातरम कहना पड़ेगा, पाकिस्तान वगैरह की यहाँ पे कोई जगह नहीं है। जम्मू स्मार्ट सिटी डिक्लेयर हुआ कि ये भी एक उन शहरों में आए जैसे हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहर, जिसको आप बम्बई कह लीजिए, मैंगलोर कह लीजिए, दिल्ली कह लीजिए, चंडीगढ़। कौन कहते जम्मू में उग्रवाद किन लोगों ने फैलाया? भारतीय जनता पार्टी में इस पर विराम लगाने की कोशिश की। आज अगर पत्थरबाज बाहर नहीं है, आज ये जो दूसरे एंटी नेशनलिस्ट लोग अगर स्लोगन लगाते हैं, कहाँ हैं वो? जेलों में। अभी पीछे जो मैच हुआ था आपने देख। लेकिन ये जो दूसरी पार्टी है, ये दूसरी पार्टी के जो नेता हैं, अभी चंद दिन पहले कहीं पे ये सारी एक जगह जम्मू को इकट्ठा करने की बात हुई, कई मंत्री भी आए थे वहाँ पे। मुझे एक चीज़ बताइए, जितने भी वहाँ लोग आए थे, जो मंत्री आए थे, उन्होंने कोई कैबिनेट मिनिस्टर से कम नहीं था। वार्ड का जो काउंसलर होता है वो फर्स्ट सिटीज़न होता है। अगर किसी ने वहाँ पे आना है तो एक कानूनी हिसाब से एक उससे परमिशन लेनी होती है, तो उसका नाम ज़रूर होना चाहिए था। जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर का ज़रूर नाम होना चाहिए था, CEO उसका भी नाम ज़रूरी था। बिल्कुल। तो जहाँ कमियाँ रह गई हैं उसको आने वाले समय में दूर करेंगे। अब मुझे अच्छा लगता है कि जम्मू भी स्मार्ट सिटी के तहत, और जब ये इसका इनॉग्रेशन हुआ, आई लव जम्मू, तो मुझे भी, मेरे भी कहते हैं ना, खुशी का ठिकाना नहीं रहा। खुशी का जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, जी हाँ। और थोड़ी आगे बढ़ते हैं, 75 वार्ड, 75 कॉरपोरेटर, और साथ ही साथ जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाने की होड़। बहुत बार हम खबरें करते हैं, बहुत बार हम वो कोशिशें करते हैं जहां पर एडमिनिस्ट्रेशन की जल्दबाजी के कारण कुछ चीज़ों में चूक हो जाती है और वो आप तक पहुंचाने का प्रयास भी करते हैं। और भी ढेर सारे मुद्दे हैं जिन पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ पवन सिंह जी, जो कि कॉरपोरेटर वार्ड नंबर 23 के हैं, इनसे बात करेंगे। पवन सिंह जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। और ये जो जम्मू को खूबसूरत बनाने की होड़, कोशिशें लगातार हैं। इंसान अगर कोशिश करता है, गिरता है, संभलता है, गिरता है, संभलता है। लेकिन JMC का जहाँ जिक्र होता है वहाँ पर गिरकर संभलने वाला सिस्टम कम है, गिरने के बाद संभलना, फिर गिरना, फिर गिरना, फिर गिरना। ऐसा क्यों? देखिए, जब भी किसी काम की शुरुआत होती है, ऐसा नया काम जो कि आज तक हुआ ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, संगठन की विचारधारा से जम्मू स्मार्ट सिटी डिक्लेयर हुआ कि ये भी एक उन शहरों में आए जैसे हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहर, जिसको आप बम्बई कह लीजिए, मैंगलोर कह लीजिए, दिल्ली कह लीजिए, चंडीगढ़ कह लीजिए। तो एक शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए एक पर्याप्त समय होता है। अब यहाँ के जो सिस्टम है, काम करने वाले लोग तो हैं ही, काम करना चाहते भी हैं, और ख़ासकर मैं अप्रिशिएट करूँगा ये जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की कमिश्नर एवनी लवासा, एक प्रयास जारी है उनकी तरफ से। उन्होंने तो डायरेक्शंस देनी है, या सेंटर से अगर कोई डायरेक्शन आती है तो उसका इम्प्लीमेंट करना है। आहिस्ता आहिस्ता जम्मू विकास की तरफ बढ़ रहा है। स्मार्ट सिटी में पहले बोर्ड्स लगे थे, जिसका कई बार कई साथियों ने विरोध भी किया कि भाई ये स्मार्ट सिटी में सिर्फ लगा दिया कि चंडीगढ़ इतने किलोमीटर, या दिल्ली इतने किलोमीटर, या लखनपुर इतने किलोमीटर। देखो, कोई भी चीज़ है उसकी आइडेंटिटी होती है। शुरुआत में उन्होंने ये लगाया, अब वर्टिकल गार्डन्स का किया, आई लव जम्मू। एक सुनने में अच्छा लगता है, मैं हमेशा सुनता था आई लव दिल्ली, आई लव पंजाब, लेकिन अब मुझे अच्छा लगता है कि जम्मू भी स्मार्ट सिटी के तहत, और जब ये इसका इनॉग्रेशन हुआ, आई लव जम्मू, तो मुझे भी, मेरे भी, कहते हैं ना, खुशी का ठिकाना नहीं रहा। खुशी का ठिकाना, पवन सिंह जी, खुशी का ठिकाना तमाम उन दर्शकों का भी नहीं रहा जो इस समय हमें लाइव देख भी रहे होंगे। जब उम्मीदें बढ़ जाती हैं, कामकाज हो रहा हो, तो जाहिर सी बात है उम्मीदें बढ़ना जो है वो लाजमी सी बात है। लेकिन इतनी जल्दबाजी क्यों? आपने वर्टिकल गार्डन का जिक्र किया, CEO की बात करें जम्मू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की, वो अवनी लवासा जी हैं। अभी तक वर्टिकल गार्डन 30% तैयार हुआ है, या 40% लगा लीजिए, बाकी 60% अभी बैलेंस है। आई लव जम्मू जहाँ पर बड़ा खूबसूरत, ठीक है, मन करता है, लेकिन वो प्रोजेक्ट अभी कंप्लीट शायद 1 साल और लग जाए या 6 महीने और लग जाए। ऐसी कई चीज़ें हैं, जैसे आपने बोर्ड का जिक्र किया, उसके ऊपर किलोमीटर नहीं लिखा हुआ, यहाँ से एयरपोर्ट सीधा। जम्मू वालों को तो पता है, जो बाहर के टूरिस्ट आएंगे। तो जब इतनी चीज़ें प्लान की जाती हैं एक शहर को स्मार्ट बनाने में, जाहिर सी बात है बाहर देखकर आएंगे तो यहाँ पर बनाएंगे, तो कमियां कहाँ रहेगी? देखिए, जो आपने बताई वाकई सही गल है
कि यहाँ पे अगर एयरपोर्ट कहाँ है तो उसको एरो दिया सीधा है या लेफ़्ट है या राइट है, वहाँ पे किलोमीटर्स इंडिकेट किए जाने चाहिए। ये जो कोई कमी पेशी रह गई है, आपके माध्यम से जानकारी में आया, यहाँ के महत्वपूर्ण लोग हमारे साथी उनकी, तो उसको अमेंडमेंट किया जा सकता है। तो बाकी अगर स्मार्ट सिटी आपने आई लव जम्मू का कहा, स्टार्ट तो देना पड़ता है। जब भी आप किसी चीज़ की इनॉग्रेशन करते हैं तो उसका एक स्टार्टअप होता है। नहीं, स्टार्टअप ठीक है, एक स्टार्टअप की इनॉग्रेशन होती है। वर्टिकल गार्डन वाली अगर मैं एग्जांपल करूं, वो स्टार्टअप की इनॉग्रेशन थी या फिर अधूरे काम की इनॉग्रेशन थी? नहीं, वो केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी जी यहाँ आए थे, तो जब मंत्रियों का यहाँ पे दौरा हुआ तो उसमें देखने को आया कि ये हाउसिंग, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन में क्या डेवलपमेंट किया, जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर क्या हुआ। तो हमारा ये जो फ्लाईओवर है, इसके नीचे वर्टिकल गार्डन का कार्य चल रहा है, जो कि 30 या कुछ लोग नाराज भी दिखे, वहाँ के कॉर्पोरेटर भी नाराज दिखे कि देखिए मेरे अगर वार्ड में स्मार्ट सिटी का कोई प्रोजेक्ट आता है, कम से कम वहाँ पर नेम प्लेट पर मेरा नाम होना चाहिए। हालांकि वहाँ पर चंद्रमोहन गुप्ता जी, उनका नाम था मेयर साहब का, अवनी लवासा जी का नाम नहीं था, वहाँ के कॉर्पोरेटर का नाम नहीं था, डिप्टी मेयर का नाम नहीं था। इन सब चीज़ों को लेकर वहाँ पर बवाल भी खड़ा हुआ। देखिए, जहाँ तक ये आपने जो जानकारी दी है, ये कहीं हद तक सही भी है। वार्ड का जो काउंसलर होता है वो फर्स्ट सिटीज़न होता है। अगर किसी ने वहाँ पे आना है तो एक कानूनी हिसाब से एक उससे परमिशन लेनी होती है, तो उसका नाम ज़रूर होना चाहिए था। जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर का ज़रूर नाम होना चाहिए था, CEO उसका भी नाम ज़रूरी था। बिल्कुल। तो जहाँ कमियाँ रह गई हैं उसको आने वाले समय में दूर करेंगे, क्योंकि अगर 30-40% ये वर्टिकल गार्डन कंप्लीट हो चुका है, जो बचा हुआ है जहाँ भी जो दूसरे वार्ड्स लगते हैं, तो उनके काउंसलर साहिबान का नाम प्रायोरिटी पे रखा जाएगा कि आने वाले समय में इस प्रकार की शिकायत ना आए। चलो, ये हमने स्मार्ट सिटी की बात कर ली। हालांकि ढेर सारे सवाल हैं, अगर इस पर हम बातें भी करने लगे तो अगर स्मार्ट सिटी को लेकर तो शायद काफ़ी लंबी बातचीट हो जाएगी। कुछ मुद्दे और भी हैं जो रिसेंटली जो गरमाए हुए हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पवन सिंह जी जो है भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं। कॉरपोरेटर के तौर पर जो सवाल बनते थे पूछ लिए। पवन सिंह जी, ये जो कुछ दिनों से पहले की बात करें, एक उथल पुथल आई, सियासी उथल पुथल आई जी। देखिए, देवेंद्र सिंह राणा एक बड़ा चेहरा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के दामन थामते हैं। उसके बाद सुरजीत सिंह सलाथिया उनके साथ और कुछ और लोग जो दामन थामते हैं। उसके बाद की बात करें चौधरी लाल सिंह जी की, उन्होंने कोशिश की कि देवेंद्र सिंह राणा जी को साथ में रखकर जम्मू की आवाज़ उठाई जाए, जम्मू डिक्लेरेशन बनाई जाए या कोई ऐसी फॉर्म तैयार की जाए। अब वो आवाज़ जब धुंधली पड़ गई, अब चौधरी लाल सिंह जी जो है रमन भल्ला जी से मिलने उनके घर भी गए। उसके बाद एक प्रोग्राम भी किया गया जहाँ पर रमन भल्ला जी मौजूद थे, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के गौरव गुप्ता जी मौजूद थे। ये नया जो पक रहा है, ये पक क्या रहा है? जब आदमी सत्ता से बाहर होता है तो वो छटपटाता है। आपने देवेंद्र सिंह राणा जी की बात कही, सुरजीत सिंह सलाथिया साहब की बात कही, या और दूसरे साथी जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, वो पार्टी की विचारधारा, क्योंकि हमारी पार्टी का एक ही मकसद है कि नेशन फर्स्ट, राष्ट्रवाद, पार्टी सेकंड, सेल्फ लास्ट। सेल्फ को पीछे छोड़ के जम्मू और देश के हित में जो भी कार्य करने पड़े वो हमारे लिए सबसे प्रथम श्रेणी में आता है। इसीलिए हमारी नीतियों से प्रभावित होकर ये जो साथी हमारे पार्टी को ज्वाइन किया है, उन्होंने नरेंद्र मोदी जी की नीतियाँ, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और संगठन की खासकर विचारधारा को देखते हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। कुछ नीतियों को लेकर लोग नाराज़ भी हैं। देखिए, जब सत्यपाल मलिक जी गवर्नर थे तो उन्होंने कहा था 50,000 नौकरियां जी। उसके बाद मुर्मू साहब आए, 50,000 नौकरियां जी। उसके बाद मनोज सिन्हा जी, इतनी नौकरियां जी। डेली वेजर आज ही परेशान हैं, नौकरी पेशा लोग नौकरी मांगने को परेशान हैं, महंगाई दिन पर दिन बढ़ते जा रही है। अभी दिवाली में थोड़ी राहत मिली थी, पेट्रोल डीजल के दाम थोड़े कम हुए और कहीं ना कहीं शायद महंगाई दर में कुछ हद तक जो है अंकुश लगा होगा। ये जो पेट्रोल के दाम कम हुए हैं या लोगों की परेशानियां हैं, कहीं ये इलेक्शन का असर तो नहीं नज़र आ रहा? नहीं, इलेक्शन का इससे कोई नहीं। इलेक्शन अभी देर से, अभी तो मुझे लगता है कि अप्रैल मई में होगी इलेक्शन, लेकिन जो अप्रैल मई में होगी तो शुरुआत अभी से शुरू होगी ना। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। पेट्रोल की कीमतें पहले भी बढ़ती रही हैं, दूसरी जो पार्टियां जब जिन्होंने राज किया तब भी बढ़ती थी। ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी हमारी देश हित के लिए जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो करने की कोशिश करती है। वाले लोग देखिए, ये जो डेली वेजेस की आपने बात कही, डेली वेजेस का जो इनको पक्का करना, इनको, ये भारतीय जनता पार्टी का एक मिशन है। आने वाले समय में मैं सभी भाई जो हमारे डेली वेजेस के हैं, चाहे वो PHE में है, PDD में है, PWD में है, या जिस भी विभाग में है, तो हमारा एक दायित्व बनता है कि इनको परमानेंट करके इनको एक राहत मिले, जो इनके परिवार। परमानेंट तो आपकी पार्टी ही करेगी ना, या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी करेंगे ना, या सेंटर में बैठे हुए कोई तो क्राइटेरिया निकालेंगे ना कुछ तो। पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का ही ये जिम्मेवारी है
इनकी भी जो लगाए इन्होंने थे ना, लोगों को भ्रम में रखा, भ्रम में रख के कई ऐसे बच्चे हैं जो मेरे ख्याल उनके रिटायरमेंट की भी एज आ गई है, उनको लालच दे के पार्टी का वोट बैंक पक्का करने के लिए बच्चों की ज़िंदगी के साथ ये दूसरी पार्टियां जो 70 सालों से जिन्होंने राज किया उन्होंने उनके साथ खिलवाड़ किया है। लेकिन इस पे विराम लगाते हुए हम ये जो हमारे डेली वेजर्स हैं पूरे तरीके से इनको स्थायी करने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। और मुझे लगता है आने वाले समय में जितने भी हमारे डेली वेजर्स हैं फर्स्ट प्रायोरिटी में उनको ही यहाँ पे परमानेंट किया जाना चाहिए। नौकरी को लेकर अगर नोटिस निकलता है कि आप नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं कि एज रिलैक्सेशन को लेकर। पीछे भी हमने देखा कि देखिए अगर आपने पुलिस की नौकरी करनी है आपको 18 साल के अंदर ग्रेजुएशन होनी चाहिए। अब ये कौन सा तरीका है, ये कौन से थिंक टैंक हैं कि 18 साल का बच्चा ग्रेजुएशन कैसे पार करेगा। 18 से लेकर उन्होंने 28 तक रखी थी, बाकायदा 21 साल का नौजवान जो है या 20-21 साल का वो ग्रेजुएशन करता है, तो यहाँ तो आप 21 से 31 कर देते, 22 से 32 कर देते, आपने 18 से 28 की। देखिए भारत किस दौर में गुजर रहा है। अभी आप अगर डेवलपिंग कंट्री में आइए कि हम चाहते हैं कि हम अमेरिका का मुकाबला करें, भारत विश्व गुरु बने। एक 14 साल का इंडियन बच्चा अगर अमेरिका में इंजीनियरिंग की डिग्री पास कर सकता है तो मुझे लगता है कि हमारे हिंदुस्तान के सारे बच्चे काबिल हैं, कर सकते हैं। पहले तो 6 साल जो कर सकते हैं वो तो करेंगे आने वाले समय में, जो कर चुके हैं उनका क्या? जो कर चुके हैं उनको रिलैक्सेशन जरूर होनी चाहिए, क्योंकि 2 साल से ज़्यादा वक्त हो रहा है कोविड का। इनको कोविड के दौरान जो ये 2 साल में बच्चों की ओवर एज हुए हैं तो इनको रिलैक्सेशन इस विषय में ज़रूर मिलनी चाहिए कि कोई भी आदमी जो अगर कोई पोस्ट्स निकले उससे वंचित ना रहे। ये भारतीय जनता पार्टी जी हम घूम के उसी में आते हैं कि जम्मू की आवाज़ को एक बार दोबारा से बुलंद करने की कोशिश की जा रही है और उसके बाद हम कहीं और ट्रैक में चलेंगे। ये जो दोबारा से कोशिशें, क्योंकि जिस तरीके से हमारे जो लोग हैं घर बैठ के देखते हैं, सुनते हैं, अखबारें पढ़ते हैं, चैनल देखते हैं, धीरे धीरे जो है अपोजिशन की कमर टूट रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, उनके जब दिग्गज नेता यहाँ पर आ गए तो जम्मू में उनकी बेस जो है वो हिलती हुई नजर आई। पीडीपी की बेस पहले ही हिली हुई है। तो अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर क्या आने वाले दिनों में इलेक्शन हो पाएंगे या फिर एक ही पार्टी बचेगी बीजेपी और सभी वहीं पर ज्वाइन कर लेंगे? देखिए भारतीय जनता पार्टी का एक ही मिशन है कि जितना भी ये समाज है, किसी वर्ग भी, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, क्रिश्चियन है, सब मिलजुल के यहाँ पे रहें। लेकिन ये जो दूसरी पार्टी हैं या दूसरी पार्टी के जो नेता हैं, अभी चंद दिन पहले कहीं पे ये सारी एक जगह जम्मू को इकट्ठा करने की बात हुई, कई मंत्री भी आए थे वहाँ पे। मुझे एक चीज़ बताइए, जितने भी वहाँ लोग आए थे, जो मंत्री आए थे, उन्होंने कोई कैबिनेट मिनिस्टर से कम नहीं था, कोई एमपी। जब सब अलग अलग थे तब जम्मू की याद क्यों नहीं आई? अब जम्मू क्यों हो रहा है? जब बीजेपी काम करने लगी है तो सबको अब जम्मू की याद आई है कि इनके काम में किस तरह से खलल डाला जा सके। ये जो 3-4 वहाँ पे लोग आए थे, इसमें कोई एमपी भी रह चुका है, कैबिनेट मिनिस्टर जम्मू के रहे हैं, विभिन्न विभागों के, दूसरे और भी कई मोटे मोटे लोग भी यहाँ पे ऐसे विभाग उनके पास रहे हैं जो कि उस समय कस्टोडियन जैसी बला को ख़त्म कर सकते थे, क्योंकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट उनके पास था। लोगों को अधर में रखा, लोगों का काम लटका के रखा और लोगों को उनके हक से महरूम कर दिया। भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में आई तो उन्होंने लोगों के विषय में सोचा, चाहे वो रिफ्यूजी भाइयों के बारे में सोचा, चाहे वो वाल्मीकि समाज के लिए सोचा या गोरखा समाज के लिए। अब कस्टोडियन, क्योंकि 370 और 35A के साथ साथ ये एक कड़ी जो कस्टोडियन के रूप में जो लोग 75 सालों में इन जंजीरों में जकड़े पड़े हैं, इनको भी निजात दिलाना भारतीय जनता पार्टी का कर्तव्य है। और भारतीय जनता पार्टी अपने कर्तव्य से पीछे हटने वाली नहीं है। उन्होंने लोगों का इस्तेमाल किया है। किसने बनाई थी ये कस्टोडियन डिपार्टमेंट? मोहम्मद शेख अब्दुल्ला, नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसको कांग्रेस ने भी सहयोग किया। पीडीपी की सरकारें नहीं, क्या किया इन्होंने? लोगों को उनसे वंचित रखा, 370 नहीं टूटने दी, 35 नहीं टूटने दी। लेकिन अमित शाह जी लगातार कहते हैं कि देखिए राज्य का जो दर्जा है वो वापस जरूर दिलाएंगे। अब बाकी पार्टियां इसे वहम मारकर चलें कि कब तक जो है ये दर्जा वापस मिलेगा, या फिर लोग जिनको अभी भी राज्य के दर्जे की मांग उठ रही है लोगों की तरफ से, आखिरकार अगर अमित शाह जी वहाँ बैठकर बोलते हैं तो कब वो दर्जा वापस मिलने के आसार हैं? देखिए डिलिमिटेशन हो रही है, जब भी चुनाव होते हैं उसके बाद स्टेट की बहाली जो भारतीय जनता पार्टी हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है ऐसा होना तय है। लेकिन यहाँ के जो लोगों ने यहाँ का वातावरण खराब किया हुआ था, चाहे उग्रवाद से, चाहे लोगों को ऐसे अलग थलग करके दूसरी इन पे विराम लगाने के लिए 370 और 35A को तोड़ा गया, जो कि जम्मू के हित में था। इन्होंने लोगों ने कभी भी जम्मू का हित नहीं चाहा
और करते करते 70 साल में ये देखिए जम्मू वो मंदिरों का शहर जहाँ पे अमरनाथ बाबा जी का वास है, उसको वहाँ उग्रवाद हैं। कौन कहते जम्मू में उग्रवाद किन लोगों ने फैलाया? भारतीय जनता पार्टी में इस पर विराम लगाने की कोशिश की। आज अगर पत्थरबाज बाहर नहीं है, आज ये जो दूसरे एंटी नेशनलिस्ट लोग अगर स्लोगन लगाते हैं, कहाँ हैं वो? जेलों में। अभी पीछे जो मैच हुआ था आपने देखा? मैं उसी पे आ रहा था। देखिए इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है और जहाँ पर पाकिस्तान जीत जाती है, इंडिया मैच हार जाती है। एक मैच है, हार जीत चलती रहती है, जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। और वहाँ पर जश्न मनाया गया, लेकिन उसके बाद उनको नोटिस भी 2-3 गिफ्ट गए थे वहाँ पर। नहीं, नोटिस नहीं है, कोई बर्खास्त हो गया है। देखिए ये एंटी नेशनल लोग यहाँ पे हिंदुस्तान में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, क्योंकि भारत का खा के, भारत में रह के, भारत में यहाँ ट्रेनिंग चल रही है। जीएमसी की बात जहाँ तक आप कहें, मुझे नहीं लगता कि कैसे लोग हैं जिन्होंने इन बच्चों के दिमागों में ऐसा फतूर भरा हुआ है कि भारतवर्षी होने के साथ साथ अगर वो हमारा दुश्मन मुल्क पाकिस्तान है, अगर वो क्रिकेट मैच खेलना है, ठीक है, किसी ने हारना है जीतना है, लेकिन अगर पाकिस्तान जीतता है। 2 दिन पहले वाले मैच की बात करें, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के मैच की, तो टकटकी लगाकर जो है वो मैच सभी लोग देख रहे थे। और सेम जश्न जम्मू में भी मनाया गया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने जो है एक ही मैच में, एक ही ओवर में जो है तख्ता पलट दिया और पाकिस्तान वहाँ से बाहर हो गई। तो यहाँ पर जश्न मनाया गया, लेकिन यहाँ के जश्न में और वहाँ के जश्न में क्या फ़र्क था वो दुनिया ने देखा ज़रूर। बिल्कुल देखा। देखिए वो जो अंतिम ओवर की बात आप करते हैं वो मैंने खुद देखा। मुझे किसी किस्म का गुस्सा नहीं था। पाकिस्तान भी अच्छा खेल रहा था, ऑस्ट्रेलिया ने अच्छी गेम खेली, लेकिन उनके बैट्समैन बेहतर खेले और वो जीत गए। तो ऐसी अगर भावना हम रखें, बाद जो छोटी दिवाली बनाई जा रही है, देखा वो तो मुमकिन था, ऐसा होना तय था, क्योंकि ये हम किसी का ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देना चाहते, लेकिन एक ये भावना है कि अगर हमारा भारत हार गया है तो हम पाकिस्तान के मती हक में यहाँ पे बम फोड़ें, यहाँ पे आतिशबाजी करें, पाकिस्तान जिंदाबाद कहें, तो ये हिंदुस्तान में चलने वाला नहीं। ये मोदी जी की सरकार है भैया। यहाँ पे भारत में रहना तो वंदे मातरम कहना पड़ेगा। पाकिस्तान वगैरह की यहाँ पे कोई जगह नहीं है। अगर कोई लोग ऐसे हैं तो उनको यहाँ पे हम बॉर्डर खोल सकते हैं। उनको इमरान खान से इतना अगर प्यार है, वहाँ के लोगों से इतना प्यार है, तो वो जा सकते हैं। और मुझे एक और बात बताऊँ, मैं कई बार ये कहना नहीं चाहिए, वैसे कहीं एक बड़े जो प्लेयर हैं उनको भी मैंने पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के मैच में तालियां बजाते देखा, जो कि हिंदुस्तान की किसी समय शान रही है। उनको अवार्ड भी दिया हुआ है। तो ठीक है, अगर किसी की शादी वहाँ पे होगी, लेकिन हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी है, पवन सिंह हिंदुस्तानी है। भारतवर्ष के 130 करोड़ लोग हिंदुस्तानी हैं, लेकिन कुछ एक लोग जिनको कुछ बिल्कुल जी बिल्कुल मात्रा ही बिल्कुल कम है, वो कुछ सियासी लोगों के कहने पे एंटी स्लोगन जो लगाते हैं, उनको यहाँ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वही काम होगा, किसी को नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा, अगर कोई ऐसा है कि उसको जेल में डाल दिया जाएगा। अगर किसी बच्चे को जो प्रवोक करते हैं, उनको बच्चों को समझा बुझा के कोशिश करेंगे मुख्य धारा में वो आएँ। हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान में ही रहना है, यहीं जीना मरना है। हमारे त्यौहार साझे हैं, ईद साझी है, दिवाली हमारी साझी है, हमारा गुरपुरब साझा है, हमारा क्रिसमस का ये जो त्यौहार अभी 25 दिसंबर को आने वाला है, ये हमारे साझे त्यौहार हैं। मिलजुल के रहना चाहते हैं। भारत एक है। भारत को विश्व गुरु बनाने में आओ हम सब मिलकर एक प्रयास करें। ये स्वर्णिम इतिहास जो मोदी जी लिख रहे हैं, तो इसमें अपना योगदान दें, बजाय इन दूसरी चीज़ों में पढ़ने की कि पाकिस्तान क्या कर रहा है, चाइना क्या कर रहा है। इस बार इतनी मुझे खुशी हुई, दिवाली का अभी पर्व चंद दिन पहले ही गया है, तो सभी घरों में मैंने देखा 99% मिट्टी के दीवे। वो समय वापस आ रहा है जो हमने पीछे भूलते जा रहे थे कुछ। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए पहले यहाँ पे चाइनीज़ की फुलझड़ियाँ, कोई मोमबत्तियाँ, इस बार दीवे। बेशक मैं कहता हूँ कि लोगों ने बाइकाट किया, और हमारे जो यहाँ पे लोग हैं जो मिट्टी के बर्तन इसका दीवों का काम करते हैं, अगर उन्होंने 4 पैसे कमाए भी तो कहाँ पैसे रहे भारत में। और पहले क्या होता, पैसे चाइना में जाते थे। भारत को हमने मजबूत करना, सुदृढ़ करना है, तो हमें अपने लोगों को काम को बढ़ावा देना पड़ेगा। तो इसलिए मेरी आपके माध्यम से यही सभी भारतवर्षियों से एक अपील है, आओ हम सब मिलजुल के इस भारत का जो हम निर्माण कर रहे हैं, चाहे वो डेवलपमेंट में या आपसी बरादरी भाईचारा मजबूत करने में, मिलजुल के एक साझा प्रयास करें, जिससे हमारा भारत विश्व गुरु, जैसे योगा में भारत को विश्व गुरु मानते हैं, अब बाकी सब चीज़ों में भी भारत को मोदी जी के नेतृत्व में विश्व गुरु बनाएं।
भारत विश्वगुरु जो है धीरे धीरे बन रहा है और विश्वगुरु है भी, और यही इन्होंने कहा कि अगर भारत में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा, दूसरा कोई भी रास्ता या दूसरा कोई चारा जो है वो नहीं है। और हमें गर्व है कि हम हिंदुस्तानी हैं, और जितने भी हमारे हिंदुस्तानी हिंदुस्तान में रहते हैं या हिंदुस्तान के बाहर किसी भी देश में रहते हैं, हमें गर्व महसूस होता है जब वो हमारे भारत का जो तिरंगा झंडा आन बान शान के साथ लहराते हैं। आप यूं ही देखते रहिए द जेके पेजेस। निकलेश के साथ राहुल खत्री, द जेके पेजेस के लिए।